ये कहानी उन 10,000 लोगों की है जो यहाँ इस साइलो नामी बंकर में 140 सालों से रह रहे हैं। 140 साल पहले इनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ था? साइलो के बाहर जाते ही लोग मर क्यों जाते हैं? बाहर की हवा जहरीली कैसी हुई? उन विद्रोहियों ने इनके इतिहास को क्यों मिटा डाला? ये साइलो किसने बनाया? वो दिन कब आएगा जब धरती रहने लायक होगी? कब ये इस साइलो से बाहर निकलेंगे? ये तमाम सवाल साइलो के हर एक व्यक्ति के मन में है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो कोई भी अपने इतिहास को खंगालने की कोशिश करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था यानी कि जुडिशल द्वारा उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है और उन्हें मरने के लिए साइलो से बाहर खदेड़ दिया जाता है। कमाल की वेब सीरीज है, इसलिए लास्ट तक देखना, डेफिनेटली मजा आएगा। ये है शेरिफ होल्स्टन बैकर, जो सुबह तड़के ऑफिस जाने के लिए निकल चुके हैं। आज से 3 साल पहले उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। ऑफिस पहुंचकर इसी संबंध में वो एक लेटर में लिखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि आईने के सामने ज्यादा से ज्यादा फूल लगाकर रखना। फिर अपना बैच भी उस लेटर के साथ रख दिए। उनके पास किसी प्रकार का कोई खुफिया फाइल भी था। अब तक ऑफिस में डेप्यूटी मार्न्स भी आ चुके थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। यहां से जाते टाइम शेरिफ होल्स्टन उन्हें होल्डिंग 3 में बुलाते गए। डेप्यूटी मार्न्स चौंक पड़े क्योंकि कोई भी उस मनहूस जगह जाना नहीं चाहता। होल्डिंग 3 के अंदर एक जेल था जहां पर जाकर शेरिफ अपने आप को कैद कर लिए। इसी जेल के विंडो वाली डिस्प्ले पर हम उनके किसी अपने को देखते हैं, जिनकी लाश साइलो के बाहर पड़ी थी। इतने में डेप्यूटी मार्न्स होल्डिंग 3 आए तो शेरिफ को जेल के अंदर देख परेशान हो उठे। गिड़गिड़ाने लगे कि जो गलती तुम्हारी पत्नी ने किया उसे मत दोहराना। पर शेरिफ यहां आने से पहले ही इरादा बनाकर आए थे। असल में ये काम तो उन्हें 3 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अगले पल बोल पड़े कि मुझे उसे देखने साइलो से बाहर जाना है। डेप्यूटी मार्न्स इस वाक्य को सुन निराश हो गए, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था उन्हें कभी नहीं बख्शती जो साइलो से बाहर जाने का जिक्र करते हैं। अगर बात जुबान से निकल गई तो उसे पत्थर की लकीर समझो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्हें साइलो से बाहर जाना ही पड़ता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम है। बाहर भेजने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। इन 3 सालों के अंदर शेरिफ होल्स्टन के साथ क्या क्या हुआ, वो मरने के लिए बाहर क्यों जाना चाहते हैं, ये कहानी वो अपने दोस्त मार्नेस को सुनाते हैं। कहानी 3 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम शेरिफ होल्स्टन और उनकी वाइफ एलिसन को देखते हैं। कुछ दिन पहले एलिसन ने गर्भ धारण करने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी मंजूरी इन्हें मिल गई है। असल में साइलो के जुडिशियल नए बच्चों के पैदाइश पर विशेष ध्यान रखते हैं। इसके पीछे की वजह आम लोगों को नहीं पता। हालांकि गर्भ धारण करने की मंजूरी वाली बात सबको पता होती है। कैंटीन के अंदर जिसे देखो वही उनको बधाई देने में लगा था। नाश्ता करने बैठते ही ग्लोरिया आ धमकी। दरअसल ग्लोरिया जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, उन्हें परामर्श वगैरह देकर ठीक करने का काम करती है। उसे पता था कि एलिसन 2 बार अर्जी लेने के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर सकी थी। ये उनका लास्ट चांस था। वो जब चाहे उनसे परामर्श लेने आ सकती है, ये बताकर वो चली गई। हालांकि इन्होंने उसके बातों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। यहां से वो बर्थ कंट्रोलर निकलवाने डॉक्टर के पास गए, जिसे साइलो में रह रहे हर लेडी के अंदर लगाया गया होता है, ताकि वो बिना इजाजत के गर्भ धारण न कर सके। उस जगह को सुन्न करके डॉक्टर उसके बर्थ कंट्रोलर निकाल दिए। अब वो गर्भ धारण करने के लिए आजाद हैं। देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए, लेकिन बात नहीं बनी। एलिसन IT विभाग से थी। यहीं पर हम उसके बॉस बर्नार्ड से रूबरू होते हैं। दरअसल एलिसन नियमों के खिलाफ जाकर एक लेख पोस्ट की थी, जिसमें उसने डिलीट हुए पुराने कंप्यूटर फाइलों को रिकवर करने के बारे में बताया था। बर्नार्ड ने उसके पोस्ट को तुरंत डिलीट करवा दिया और एलिसन को वार्न भी करता गया ताकि वो ऐसी गलती दोबारा न करे। यहाँ हर जगह इतने सारे नियम क्यों हैं? अगर विद्रोहियों ने इनका इतिहास मिटा दिया तो ये उस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? अगर इनके इतिहास से जुड़ा कोई भी दस्तावेज मिलता है तो जुडिशियल के गुंडे उसे मिटा क्यों देते हैं? शेरिफ हर दफा उसके इन बहकी बहकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें अपने संविधान के रास्ते पर चलना है, जिसे कहते हैं द पैक्ट। ये वो किताब है जिसके अंदर साइलो के सारे नियम है, जिसके अंतर्गत इन्हें रहना है। इसी तरह 208 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब एलिसन के पास गर्भ धारण करने के सिर्फ 157 दिन बचे थे। अगली सुबह एलिसन ऑफिस जा रही थी, तभी ग्लोरिया एक बार फिर उससे मिली। पर यह गर्भ धारण करने के विषय में नहीं था। असल में उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। आखिरकार उसकी जिद पर एलिसन को उसके घर जाना ही पड़ा। बातचीत करने से पहले वो नल चालू करके आई, जो कि बड़ी अजीब बात थी। असल में उसे पूरा यकीन था कि उनके सभी बातों को मॉनिटर किया जाता है।
वैसे वो जानने की इच्छुक थी कि 140 साल पहले विद्रोहियों ने जो सर्वर मिटाए उनमें क्या था, उन किताबों में जो उन्होंने जला डाले, और क्या वो सच में विद्रोहियों ने किया था या फिर हमें यहाँ गुलाम बनाकर रखा गया है। आखिर हम जमीन के अंदर क्यों रहते हैं, असल में बाहर क्या हुआ था, आखिर वे क्यों नहीं चाहते कि हम बच्चा पैदा करें। एलिसन के पास उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं था। उसने ये बात हॉल्स्टन को भी बताई, क्योंकि 3 साल कोशिश करने के बावजूद भी वो गर्भ धारण क्यों नहीं कर सकी। वैसे उनके पड़ोसी ने भी अर्जी डाला था, उनके बच्चे तो हुए हैं, इसलिए वो जुडिशियल को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उनमें ही कुछ कमी होगी। वैसे भी एलिसन अब 38 की हो गई है। देखा जाए तो शेरिफ अपनी वाइफ के हर सवाल को दबा देते थे, जो आगे चलकर उन्हें बहुत खटकने वाला है। अगली सुबह एलिसन को एक जॉर्ज नामक कंप्यूटर मैकेनिक का अर्जी मिला। उसके कंप्यूटर में कुछ खराबी थी, जिसके लिए उसने अर्जी डाला था। जॉर्ज के पास कल ही जाना था और कल फ्रीडम डे भी था। शेरिफ कल व्यस्त रहेंगे, इसलिए एलिसन रात को ही उन्हें बता दी कि अगली सुबह वो साइलो के मिड्स मार्केट में जाने वाली है। वहां किसी जॉर्ज नामी कंप्यूटर मैकेनिक का कंप्यूटर ठीक करना है। अगली सुबह वो उस कंप्यूटर मैकेनिक जॉर्ज से मिलने उसकी दुकान की तरफ निकल पड़ी। साइलो के हर एक फ्लोर पर आजादी के महोत्सव का रंगारंग प्रोग्राम हो रहा था। लोग इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे थे। एलिसन एंजॉय वगैरह करते हुए जॉर्ज के दुकान पर दस्तक दी। वो एलिसन को देख हैरान था, क्योंकि लगभग 12 अर्जी लगाने के बाद उन्होंने आखिर में एलिसन को भेजा था। वैसे तो मुझे डायरेक्ट भी अर्जी भेज सकते थे। दरअसल जॉर्ज नहीं चाहता था कि जुडिशियल को उस पर शक हो। बात ही कुछ ऐसी है, आज से 1 साल पहले उसे ये हार्ड ड्राइव कहीं से मिला था, जो उसके अंदाजे से 140 साल से भी पुराना है। जहां तक एलिसन को पता था कि विद्रोहियों ने आक्रमण के दौरान सारे ड्राइव नष्ट कर दिए थे। ये ड्राइव उस टाइम का नहीं होगा। यही तो बात है जिसके लिए जॉर्ज उसे यहाँ कंप्यूटर ठीक करने के बहाने बुलाया है। असल में एलिसन ने 8 महीने पहले जो डाटा रिकवर करने वाला पोस्ट लिखा था, उस पोस्ट को डिलीट होने से पहले उसने एक सीरॉक्स करवा लिया था। उसे सीखकर वो इस हार्ड ड्राइव को खोल तो पाया, मगर इसमें रखे फाइलों को कैसे देखना है उसे समझ नहीं आ रहा। इस हार्ड ड्राइव पर 18 लिखा था। उसके अंदर के फाइल्स को देख एलिसन घबरा गई, क्योंकि पुराने दस्तावेजों को रखना या उन्हें रिकवर करना, अपने इतिहास को जानना गैर कानूनी है। पकड़े जाने पर उन्हें सीधे खान में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए उसे नष्ट करने की सलाह देकर वो फाइल्स को ओपन छोड़कर ही वहां से निकल गई। दूसरी ओर हम साइलो के मेयर पुष्पा को देखते हैं, जिन्हें साइलो का बच्चा बच्चा जानता है। वो मेयर ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि उन्होंने इस पद को कमाया है। साइलो की जनता उनसे प्रेम करती है। सबको संबोधित करते हुए वो अपने भाषण में अपने पूर्वजों का जिक्र की, जिन्होंने 140 साल पहले आज ही के दिन विद्रोहियों से आजादी दिलाई थी। हालांकि इस आजादी की लड़ाई में विद्रोहियों ने इनके इतिहास के दस्तावेजों को पूरी तरह मिटा दिया था। इनके लाइब्रेरी जला दिए, सारे किताबों को नष्ट कर दिए थे। पर आखिर में उनकी हार हुई। साइलो के उन वीर शहीदों के लिए कुछ मिनट के लिए मौन रखा गया। इधर जॉर्ज को साइलो का ब्लूप्रिंट मिल चुका था, जिसके सबसे निचले हिस्से में एक सुरंग बना था। भाई साहब, इस खुफिया सुरंग को देख वो अचंभित रह गया। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर गए, फिर भी एलिसन मां नहीं बन पाई। आखिर जुडिशियल बर्थ कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? जिस दिन माथा ठनका, उसी पल इसका पता लगाने वो निकल पड़ी। इसका जवाब उसे ग्लोरिया के पास ही मिल सकता था। उनके बीच क्या बातचीत हुआ ये तो नहीं पता, पर एलिसन अगले दिन छुट्टी लेकर मार्केट जाने का मूड बनाने लगी। हॉल्स्टन उसकी बातों से सहमत था, क्योंकि घूमने फिरने से उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। हालांकि ये बहाना तो वो जॉर्ज से मिलने के लिए बना रही थी। उसे इस हार्ड ड्राइव के सारे फाइल्स देखने थे। इसमें हजारों फाइल्स थे, जिन्हें देखते देखते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। एलिसन थक कर चूर हो चुकी थी, वापस जाने ही वाली थी, तभी उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी, जिस पर लिखा था जेन कारमोडी क्लीनिंग। जाने से पहले सोची कि एक आखिरी फाइल खोल लेते हैं। भाई साहब, उस फाइल में एक वीडियो था, जिसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर के वातावरण में हरियाली तथा इन्हें कुछ उड़ते हुए जीव दिखे, जबकि साइलो के डिस्प्ले पर वे इन्हें कुछ और ही दिखाते हैं। आखिर माजरा क्या है? यही सोचते हुए एलिसन घर लौट आई। इन सब के बारे में शेरिफ को कुछ नहीं बताई। हालांकि वो एलिसन के लिए चिंतित था, क्योंकि इस बार भी वो माता पिता बनने में विफल रहे। नियम के मुताबिक कल सुबह 11 बजे इन्हें बर्थ कंट्रोलर लगवाने डॉक्टर के पास जाना होगा। खैर, अभी भी इनके पास 7 घंटे बचे थे, पर एलिसन हार मान चुकी थी। अगली सुबह उसका कुछ अता पता नहीं था। शेरिफ को लगा कि वो डॉक्टर के पास गई होगी, मगर वो वहां नहीं थी। यही नहीं, वो अपने ऑफिस में भी नहीं थी। काफी खोजबीन करने के बाद वो ग्लोरिया के घर पर मिली। उसको इस हाल में देख शेरिफ हैरान रह गए।
तो बात ऐसी है कि यहाँ के संविधान लागू करने वाले उन्हें कभी भी माता पिता बनने देना ही नहीं चाहते। इसके पीछे की वजह तो वो नहीं जानती, पर उस दिन डॉक्टर ने पर्दे के पीछे उसका बर्थ कंट्रोलर नहीं निकाला था। वो कभी नहीं निकालते, बस दिखावा करते हैं। ये है उसका प्रूफ। भाई साहब, उसने अपना बर्थ कंट्रोलर चाकू से काटकर अपने हाथों निकाला था। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसका पति पुलिस वाला है और बिना सबूत के वो उसकी एक नहीं सुनता। उसके घाव देख शेरिफ घबराकर फौरन डॉक्टर को लेने भागे। पूरी ताकत लगा दिए कि कहीं देर ना हो जाए, पर इस सब का कुछ लाभ नहीं हुआ। अब वो कैफेटेरिया में थी। वह सबको चीख चीख कर बता रही थी कि बाहर की आबोहवा बिल्कुल फ्रेश है। नीले आसमान तले पंछी चहचहाते हैं, बाहर हरियाली है। ये डिस्प्ले झूठा है जिसे दिखाकर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। शेरिफ वहां पहुंचकर उसे लाख समझाने का प्रयत्न किए, लेकिन वो तो कब का फैसला कर चुकी थी। सबके सामने चिल्लाकर बोली कि उसे बाहर जाना है। ये शब्द जुबान पर लाने के बाद शेरिफ चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वही हाल मेयर पुष्पा और डेप्यूटी मॉन्स का भी था। वो चाहते तो थे कि किसी तरह एलिसन को बचाया जाए, पर संविधान के नियमों को बदलना इनके बस की बात नहीं थी। पर एक काम ये जरूर कर सकते थे। एलिसन को बरगलाने वाले को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शायद उसी के बहकावे में आकर एलिसन ने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी। कोई और इस बुढ़िया के झांसे में न आए, इसलिए उस पर फौरन कार्यवाही की गई। कुछ महीने पहले एलिसन जॉर्ज से भी मिली थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वे दोनों कल भी मिले थे, ये बात उसने छिपा लिया। जुडिशल की टीम उसके दुकान को छान मारे, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। लास्ट में एक ही जवाब सामने आया कि शायद एलिसन मां न बनने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने ये कदम उठाया होगा। वैसे भी वो बहुत जज्बाती है, जज्बात में आकर बोल दी होगी। पर अब क्या फायदा, उसकी विदाई का शूट वगैरह बनकर तैयार हो चुका था। आज साइलो में उसकी आखिरी रात थी। शेरिफ रात भर उसी के पास बैठे रहे। यहीं पर एलिसन ने उनको बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं, बाहर जाकर वो नहीं मरेगी। शेरिफ गुस्सा हो गए क्योंकि वे 3 लोग जो साइलो से बाहर जाने की गलती किए थे, उन तीनों की लाश आज भी वैसे ही पड़ी है। यही तो बात है, साइलो के सारे डिस्प्ले झूठे हैं। उन्हें जुडिशल कंट्रोल कर रहा है। वो नहीं चाहते कि हम बाहर जाए। किसके बच्चे होंगे, किसके नहीं होंगे, ये भी उन्हीं की चाल है। कोई रीजन भी तो होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसे जानने का एक ही तरीका है। जो भी साइलो से बाहर जाते हैं, उन्हें सेंसर को सफाई करने का काम दिया जाता है, ताकि वो बाहरी दुनिया को देखकर समझ सके कि बाहर रहने लायक नहीं है। अब तक जितने भी लोग साइलो से बाहर गए हैं, वो यही कहकर जाते हैं कि सेंसर्स की सफाई नहीं करेंगे, पर बाहर की हरियाली देखने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाते और सफाई करने लगते हैं, ताकि किसी तरह साइलो के लोगों को सच्चाई पता चल सके। एलिसन भी यही करने वाली है। बाय चांस वो गलत हुई और बाहर की दुनिया वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा है, तो वो इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानकर सेंसर की सफाई नहीं करेगी। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वो साइलो की मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद शेरिफ को लेने वापस आएगी। फिर वो हंसी खुशी एक साथ रहेंगे। यही सब समझाते समझाते कब रात ढल गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह मेयर पुष्पा और उनके बाकी शागिर्द आगे का कार्यक्रम शुरू किए। एलिसन को बकायदा शूट और ऑक्सीजन पहनाया गया। फिर शेरिफ उसे आगे का नियम बताए कि उसने साइलो के नियम का उल्लंघन किया है, जिसकी कोई माफी नहीं है। हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं। हम नहीं जानते कि इस साइलो को किसने बनाया। हम नहीं जानते कि बाहर की दुनिया ऐसी क्यों है। हम नहीं जानते कि बाहर जाना कब तक सेफ होगा। हमें बस यही पता है कि हम आज बाहर नहीं जा सकते। साइलो से बाहर कदम रखते ही वो साइलो के कानून से मुक्त हो जाएगी। फिर भी वो हर बार बाहर जाने वाले व्यक्ति से सेंसर्स को क्लीन करने का आग्रह करते ही है, ताकि लोग बाहर की दुनिया को देख समझ सके कि साइलो ही एकमात्र सुरक्षित जगह है। इसके बाद उससे उसके आखिरी शब्द पूछे गए। शेरिफ हॉल्स्टनबेकर, मुझे तुमसे प्यार है, ये कहकर वो रो पड़ी, जिसके बाद उसको साइलो से रुखसत कर दिया गया। इधर एलिसन को देखने के लिए कैफेटेरिया में भीड़ जमा हो चुका था। साइलो का आखिरी दरवाजा खुलते ही वो बाहर निकली। फिर आसमान की तरफ देखने के बाद सेंसर के पास आई और क्लीनिंग करने लगी। शेरिफ चकित रह गए क्योंकि वो बोलकर गई थी कि बाहर हरियाली होगा तो ही वो क्लीनिंग करेगी। भाई साहब, इसका मतलब साइलो के अंदर का डिस्प्ले झूठा है। वे उसी उजाड़ जगह को देख रहे हैं जिसे उन्हें दिखाया जा रहा है। हालांकि थोड़ी दूर जाने के बाद एलिसन गिर पड़ी। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते ही वो भी खत्म हो गई। जॉर्ज भी कैफेटेरिया में ही था। हम कहानी में 3 साल पीछे गए थे, जिसमें से 1 साल पूरे हुए। आज से ठीक 1 साल बाद जॉर्ज भी मर गया। उसका शव वेंटिलेशन फैन के ऊपर संदिग्ध हालत में मिला था। वो 120वें माले से खुद कूद कर मरा, ये पुष्टि करके शेरिफ केस क्लोज करने वाले थे।
लेकिन डीप डाउन में रहने वाली एक इंजीनियर के चलते उन्हें दोबारा इस केस पर छानबीन करनी पड़ी। उस इंजीनियर का कहना था कि जॉर्ज का मर्डर हुआ है। अगले दिन शेरिफ और डेप्यूटी मार्न्स पूरे एक दिन का सफर करके डीप डाउन में पहुंचे। ये है डेप्यूटी सितारा, जिनकी पोस्टिंग डीप डाउन में है, मतलब साइलो के सबसे निचले हिस्से में इनकी ड्यूटी है। उस इंजीनियर को वो बखूबी जानते थे। जॉर्ज के बॉडी का निरीक्षण के लिए वो भी आने वाली थी, पर वो नहीं आई, इसलिए ये उसके पास पहुंच गए। भाई साहब, यहाँ पर साइलो को चलाने वाला एक बहुत विशालकाय जनरेटर था, जिसे ठीक करने में वो इंजीनियर लगी थी। उसका नाम था जूलियट निकोलस। उससे मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए? मतलब ये सवाल पर्जेंट में एक दूसरे से बात करते हुए डेप्यूटी माउंस शेरिफ से पूछ रहे हैं। खैर, वो कुछ बताना तो नहीं चाहते, पर इतना जरूर बताए कि वो बाहर जाकर एलिसन को ढूंढेंगे। हालांकि उसकी लाश तो वही पहाड़ी पर पड़ी है, पर जो वो देखते आ रहे हैं, हो सकता है सच्चाई उससे परे हो। अगली सुबह शेरिफ को देखने के लिए हर माले के कैफेटेरिया में भीड़ जमा हो चुकी थी। डीप डाउन वाले कैफेटेरिया में भी भारी तादाद में लोग आए थे। असल में ये पहली बार था जब किसी को बाहर जाते देखने के लिए हर माले के कैफेटेरिया में भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि शेरिफ सबके चहेते थे, हर कोई उनका सम्मान करता था। इधर सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद शेरिफ को आखिरी शब्द बोलने को कहा गया। वो सबको परेशान करने के लिए निराश थे, जिसके बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। बाहर निकलते ही उनके होश उड़ गए। एलिसन बिल्कुल सही थी। उसने जैसा बताया था, बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी। नीले आसमान तले पंछी चहचहा रहे थे। हालांकि ये दृश्य साइलो के अंदर रहने वालों के लिए बिल्कुल इसके विपरीत था। उन्हें तो सिर्फ बंजर भूमि दिख रहा था। इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद शेरिफ फौरन सेंसर को क्लीन करने गए, इस उम्मीद में कि शायद अंदर वाले इस खूबसूरत नजारे को देख सके। 3 मिनट बाद जब उनके शूट का ऑक्सीजन खत्म हुआ, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसी तरह वो अपने हेलमेट को निकाल फेंके, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो भी एलिसन के बॉडी के पास जाकर दम तोड़ दिए, जिसे देख जूलियट चिल्ला पड़ी कि वो 1 नंबर का झूठा था। आखिर वो शेरिफ के बारे में ऐसा क्यों बोल कर गई, और वो इतने गुस्से में क्यों है? खैर, मसला चाहे जो भी हो, डेप्यूटी मार्न्स के पास हम उसी लेटर को देखते हैं जिसे साइलो से बाहर जाने से पहले शेरिफ ने लिखा था। इस खत में कुछ ऐसी बातें थीं जिसे डेप्यूटी मार्न्स छुपाना ही बेहतर समझे। वही शेरिफ के ना होने से काफी जगहों पर अराजकता भी फैलनी शुरू हो चुकी थी। यहीं पर हम जुडिशल के एक मेंबर रॉबर्ट सिम्स से रूबरू होते हैं, जिन्हें देखते ही झगड़ा करने वालों की बोलती बंद हो गई। इन्हें शांति बहाल रखने के लिए जितना जल्द हो सके नए शेरिफ को चुनना होगा। तो वही पुष्पा इस बात को लेकर परेशान थी कि जुडिशल किसी अपने बंदे को शेरिफ के लिए न चुन ले। वैसे नियम तो यही कहते हैं कि शेरिफ रिटायर होने के बाद अपना वारिस चुनते हैं, जिन्हें अगला शेरिफ बनाया जाता है। क्या इस बारे में शेरिफ होल्स्टन ने तुमसे कुछ कहा था? डेप्यूटी मार्न्स चुप्पी साध लिए, हालांकि उन्हें शेरिफ का आखिरी लेटर मिला था। उधर जूलियट को जब कहीं पर भी शांति नहीं मिला तो वो रेडियो मैकेनिक मार्था वॉल्कर के शॉप पर चली गई। ये पहली दफा नहीं था जब वो यहाँ अपना गुस्सा शांत करने आई हो। असल में वो जब 13 साल की थी तभी उसके डैड उसे मार्था के पास छोड़ गए थे। मानकर चलो कि मार्था उसके मां समान थी। वो उसके मूड ऑफ के पीछे की वजह पूछी। असल में ये बात जॉर्ज के बारे में था, जिसे मरे हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। शेरिफ होल्स्टन ने उससे जॉर्ज के कातिलों को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहा था, पर वो कुछ बताए बिना ही बाहर चला गया। जूलियट ये सब जाने भी देती। अगर जॉर्ज का एक्सीडेंट हुआ होता, वो खुद को मार ही नहीं सकता। जिस रात जॉर्ज मरा उससे पहले वो काफी खुश था। उस दिन वे कूपर का प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि कूपर जूलियट की जगह लेने वाला था। यहीं पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज और जूलियट एक दूसरे से प्यार करते थे। हालांकि ये इल्लीगल था। पहले उन्हें जुडिशल से परमिशन लेनी होगी, फिर मंजूरी मिलने के बाद ही वो साथ रह सकते हैं। अगर पकड़े जाते तो सीधे खान में काम करने के लिए भेज दिया जाता। इसीलिए जॉर्ज बहुत डर डर कर उससे मिलता था। उस दिन जॉर्ज उसे कुछ बताने वाला था, मगर ये बात ऐसी थी कि वो उसे यहाँ नहीं बता सकता था। वे छुट्टी के बाद घर पर मिलने का प्लान बनाए। जूलियट जब ड्यूटी से देर रात घर लौटी तो उसे एक थैला मिला, जिसके अंदर किसी प्रकार का औजार और एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि ये औजार जहां हमने पहली बार देखा था वो जगह तुम्हें याद है। मुझे वो मिल गया जिसकी तलाश मैं सालों से कर रहा था। अगली सुबह कैंटीन में लोगों के बीच खुसुर पुसुर चल रही थी। कूपर भी उदास था। उसके जरिए जूलियट को पता चला कि वो कंप्यूटर मैकेनिक पिछली रात 120 माले से कूदकर जान दे दिया। भाई साहब, जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बड़ी मुश्किल से संभलने के बाद वो डेप्यूटी सितारा को इसकी कंप्लेन करने पहुंची कि जॉर्ज की हत्या की गई है।
वैसे डेप्यूटी सितारा उसकी बात सुन तो लेते, मगर इसके लिए सबूत चाहिए। ऊपर से उन्हें जवाब भी देना होगा कि जॉर्ज की हत्या की जांच करवाने वाली लड़की उसकी क्या लगती है। वैसे उन्हें उनके रिलेशन के बारे में पता था। अगर वो जॉर्ज के साथ आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में होती तो उसके लिए कंप्लेन करना आसान होता। फिर भी वो कंप्लेन करना चाहती है तो ये बात ऊपर तक जाएगी और हो सकता है कि जॉर्ज के साथ उसके रिलेशन वाली बात उजागर हो जाए, जिसके लिए उसे खान में भी डाला जा सकता है। चाहे कुछ भी हो, वो जॉर्ज की दोस्त बनकर कंप्लेन लिखवाई, जिसके बाद ही शेरिफ और डेप्यूटी माउंस पूरे 1 दिन का सफर करके जांच पड़ताल करने नीचे आए थे। ये जूलियट को लेकर उस जगह पहुंचे जहां जॉर्ज की लाश मिली थी। उसके गिरने का निशान वेंटिलेशन फैन की जाली पर साफ दिख रहा था। हालांकि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने ये घटना होते हुए देखा हो, इसीलिए साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि जॉर्ज के साथ उस रात क्या हुआ था। वैसे आप उसकी क्या लगती है? वो उसकी दोस्त है, सितारा ने बताया तो था। यहीं पर शेरिफ उसके हाथों में जेन्स घड़ी देखकर तारीफ करने से नहीं चुके। मतलब कहीं ना कहीं वो भी मामला समझ रहे थे कि ये लड़की इतनी परेशान क्यों है। वो उससे फिर से जांच पड़ताल करने का वादा किए। जॉर्ज के बॉडी पर मारने पीटने के निशान भी देखे गए। दोनों डेप्यूटी को यहाँ के लोगों से पूछताछ करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में थे? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शेरिफ के इस बात पर वो हैरान रह गई, पर उनके बात विचार करने के लहजे से उसे लगा कि शेरिफ अच्छे हैं। फिर भी वो उन्हें सच्चाई बताने से डर रही थी कि कहीं वो उसकी शिकायत जुडिशल से न कर दे। जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब जाकर उसने बताया कि मरने से कुछ घंटे पहले जॉर्ज उसके लिए कुछ छोड़ कर गया था। जूलियट इस औजार को पहली बार जहां पर देखी थी, शेरिफ को वहां लेकर गई। काफी अंदर तक जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने एक बोर्ड पर लिखा भी था कि इस बिंदु से आगे न बढ़े ये संविधान यानी द पैक्ट के नियमों का उल्लंघन है। इस बोर्ड के पीछे एक सुराख बना था। हेडलाइट, लालटेन वगैरह जलाकर अंदर गए। अंदर एक और सुराख था जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। तकरीबन 20 फीट डीप डाउन जाने के बाद वे उस जगह पर पहुंच गए जहां पर साइलो के खुदाई का काम खत्म हुआ था। वहां का नजारा देख शेरिफ की आंखें चौधिया गईं। भाई साहब, उनके सामने वो विशालकाय मशीन था जिसने साइलो को बनाने के लिए खुदाई किया था। इतना नीचे तक खुदाई करने के बाद इसे ऊपर ले जाने का कोई जुगाड़ नहीं होगा। शायद इसीलिए इस मशीन को यहीं पर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये सीरीज 10 घंटे लंबी है जिसे एक पार्ट में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसके अगले भाग को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।